हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट कीर्ति भारद्वाज आज आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉ ज्ञान में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने आईपीसी सीरीज़ की फर्दर वीडियो लेकर आई हूं। इससे पहले का पार्ट आपके चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं और हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें, जिसका जवाब हम एज सून एज पॉसिबल आपको देने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट विद द फर्दर प्रोविजंस ऑफ आईपीसी। आज हम शुरू करते हैं सेक्शन 93 से। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। No communication made in good faith is an offense by the reason of any harm to the person to whom it is made, if it is made for the benefit of that person. इसका जो इलस्ट्रेशन है वहाँ से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पुट ऑन होता है। इलस्ट्रेशन क्या कह रही है? अ सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू अ पेशेंट हिज ओपिनियन दैट he cannot live. The patient died in the consequences of the shock. A has committed no offense, though he knew it to be likely that the कम्युनिकेशन माइट कॉज द पेशेंट्स डेथ। ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन जो किसमें किया गया है, हमारे गुड फेथ में, वो हमारा एक्ट या कम्युनिकेशन जो है ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। उसको सेक्शन 93 का क्या मिल जाएगा? डिफेंस। इसकी इलस्ट्रेशन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुट ऑन होता है, इसको प्लीज़ इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब आते हैं सेक्शन 94। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट एक्सेप्ट मर्डर एंड द ऑफेंसेज अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद द डेथ। अगर आपके सर के ऊपर बंदूक रख के मैं ये कहती हूँ कि आपको वहाँ जाके चोरी करनी है, तो आपको ये है कि आपको कंपल्शन की गई है, थ्रेट मिला है जान से मारने का, या मैंने आपके बच्चे को किडनैप कर लिया कि आप मेरी फाइल पे साइन नहीं करते तो मैं आपके बच्चे को जान से मार दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये थ्रेट से मिली हुई कंपल्शन है। ये आपको थ्रेट, मैंने जो थ्रेट दिया है वो उससे आपने कंपेल होकर वो साइन किए या वो चोरी की। क्या किया? वो साइन या चोरी। वो ऑफेंसेस जो आपने किया है या वो एक्ट जो आपने किया है वो ऑफेंस की परिभाषा में नहीं आएगा, उसको सेक्शन 94 का डिफेंस मिल जाएगा। एक्सेप्ट मर्डर एंड द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। ये हर ऑफेंस जो है अगर कंपल्जन में किया गया है उसको सेक्शन 93 का डिफेंस मिल जाएगा, एक्सेप्ट मर्डर एंड द ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। अगर मैं अब आपको ये कहूँ कि आप के बच्चे को मैं किडनैप करके या कुछ भी करके आपसे देश के खिलाफ काम करवाने की कोशिश करूँ, तो आप सेक्शन 93 का डिफेंस नहीं ले सकते। अब आ जाते हैं इसके प्रोवाइजो पे। Provided that the person doing the act did not of his own accord or for a reasonable apprehension of harm to himself, short of instant death, place himself in the situation by which he becomes subject to the constraint. इसका जो है एक्सप्लेनेशन, इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पुट ऑन हो सकता है। अ पर्सन हु ऑफ हिज ऑन accord or by the reason of threat being beaten joins a gang of dacoits knowing their character is not entitled to the benefit of this exception on the ground of his having been compelled by the associates to do anything that is an offense by the law. अब कोई बंदे आते हैं, आपको पकड़ के ले जाते हैं, ठीक है, आप ये कहते हो कि भैया मेरे को नॉलेज तो थी लेकिन इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती डेकॉइट्स के गैंग में अपने में इंक्लूड किया है, तो आपको क्या है? सेक्शन 93 का डिफेंस नहीं मिलने वाला भैया। जो फिर आप एक्ट करोगे उसके लिए आपको लाइबल ठहराया जाएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन 95। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। इसके ये एक मैगजीन के ऊपर डिपेंड है। डी मिनिमस नॉन कुरेट लेक्स। इस मैगजीन को अपनी बैरक पे लिख लीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पुट ऑन एग्जाम में हो जाता है। केस लॉ है इसमें मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस इस्माइल का। जो मैं केस लॉ बैरक पे लिख रखे हैं जो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हैं उनको प्लीज़ साथ साथ लिखते चलिएगा, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये हेल्प करते हैं। ऐसा कोई हार्म या ऐसी कोई एक्ट जिससे आपको हल्का सा हार्म हुआ है जो डिफाइन ना किया जा सके, उसके लिए आपको लाइबल नहीं ठहराया जाएगा। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय द रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इट इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज़ नॉन टू बी लाइकली टू कॉज एनी हार्म if that harm is so slight that
नो पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड कंप्लेन ऑफ सच हार्म। कि मतलब क्या, एक बात बताओ, हल्का सा आपको पुश कर दिया, आप मेट्रो में खड़े हैं, मैंने हल्का सा पुश कर दिया, मेरे हार्म से आपको धक्का तो लगा, मेरी एक्ट से आपको धक्का लगा, आप हल्के से गिरे, उसको क्या मतलब स्लाइटली वे में बिल्कुल स्लाइट हार्म होगा ना, उसमें आपको सेक्शन 95 का डिफेंस, हमारा जो है सेक्शन 95 का डिफेंस मिल जाता है। अगेन इसको एक वर्ड से और जाना जाता है, ट्रिफलिंग एक्ट। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि ट्रिफलिंग एक्ट इज प्रोवाइडेड अंडर विच प्रोविजन, तो हमें मार्क करना होगा सेक्शन 95। इसको लिख लीजिएगा, इसको ट्रिफलिंग एक्ट भी बोला जाता है। अगेन मैं इस बात को रिपीट कर रही हूँ। अब आते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया प्री के लिए, मेंस के लिए। थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, ये है सेक्शन 96 से लेके 106 तक। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई मेरे को चक्कू मारने आ रहा है, उससे पहले मैंने उठाया, उसके सर पे डंडा मार दिया और उस डंडे से वो मर गया, तो क्या मेरी एक्ट जो है वो मेरे को लाइबल ठहराया जाएगा मर्डर के लिए? नहीं, क्योंकि मैंने वो जो एक्ट की है वो बेसिकली किस लिए है, वो किस लिए है, वो मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस में की है। तो इससे हमारा क्लियरिटी ये मेंशन है कि ऐसी कोई भी एक्ट डन इन प्राइवेट डिफेंस, इन पीडी, पीडी स्टैंड्स फॉर प्राइवेट डिफेंस, वो क्या हो जाएगी, वो नो ऑफेंस। ये ध्यान रखिएगा। इसमें डायरेक्ट हेडिंग बेस्ड भी एग्जाम में हमारे पुट ऑन हो जाता है, तो हमें इसको रेगुलर 96 से 106 को, ये मेंस में भी आते हैं प्रोविज़न और प्री में तो है ही है। इसमें केस लॉ है दशरथ अलियास जोलो वर्सेस स्टेट ऑफ चंडीगढ़। ये केस लॉ आप रिसेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोविजन, सेक्शन 97, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। अभी तक हमने पढ़ा कि भैया थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, अब बॉडी और प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि किन किन सिचुएशंस में आप जो हैं प्राइवेट डिफेंस बॉडी और प्रॉपर्टी का कर सकते हैं। एवरी पर्सन हैज़ अ राइट सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन कंटेंड इन सेक्शन 99। कौन से सेक्शन की बात कर रहा है? सेक्शन 99। टू डिफेंड हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। मैं अपनी बॉडी के साथ साथ अपने घर वालों या फिर कोई ऐसा बंदा जो मेरे से जुड़ा हुआ है या किसी भी थर्ड पर्सन की बॉडी को बचाने के लिए अगर कोई एक्ट करती हूँ, ह्यूमन बॉडी को बचाने के लिए कोई एक्ट करती हूँ और उससे सामने वाले को कुछ हार्म पहुँचता है, तो मुझे सेक्शन 97 में डिफेंस मिल जाएगा। द प्रॉपर्टी, सेकेंड वाला जो प्रोविज़न है वो पढ़ रही हूँ। द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespass, or which is an attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass। ये वाली जो प्रोविजंस है ना, अगर इनके अंडर आपकी प्रॉपर्टी को इन्फ्रिंजमेंट होता है या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो एक्ट करते हैं ना, वो उसमें आपको क्या मिल जाएगा? राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 98, राइट ऑफ अ प्राइवेट पर्सन, राइट ऑफ अ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड हमने जर्नल एक्सेप्शंस में और कहाँ पढ़ा था? फटाफट बैरेक्ट खोलिए और कमेंट बॉक्स में जो पहले आंसर देगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी। फटाफट इसका आंसर लिखिए। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड है, उसने आपके ऊपर कुछ अटैक कर दिया, तो क्या आप उसकी पागलपन की वजह से या उसके अनसाउंडनेस की वजह से आप उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो क्या आप लायबल होंगे किसी पनिशमेंट के लिए? नहीं, आप लायबल नहीं होंगे। ये आपको कौन से सेक्शन के अंडर दे रखा है? ये आपको दे रखा है सेक्शन 98 के अंडर। when an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by the reason of youth, the want of maturity, of understanding, the unsoundness of mind, or of the intoxication of the person doing that act, or by the reason of misconception on the part of the person, every person has the same right of private defense against that person which he would have
इफ द एक्ट वर दैट ऑफेंस। यहाँ से क्या क्लियरली मेंशन है कि अगर बंदा साउंड माइंड है, उसके पास मैच्योरिटी नहीं है अंडरस्टैंड करने की, इंटॉक्सिकेटेड है, अगर वो आपके सामने कोई आपके ऊपर अटैक करता है तो उसको के लिए भी आपके पास उतनी ही अपॉर्चुनिटी है अपने आप को डिफेंस करने की जैसे कि आप एक नॉर्मल बंदे को डिफेंस कर रहे हो। अब आते हैं सेक्शन नंबर 99 पे, वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक्ट अगेंस्ट वेयर देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। किन सिचुएशंस में आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है वो बता रखा है हमें सेक्शन नंबर 99 में। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉजेज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट। अब किसी ने थप्पड़ मारा आपको, आप उसको बदले में चक्कू थोड़ी मार देंगे, क्योंकि थप्पड़ से क्लियरली मेंशन है कि थप्पड़ से भैया किसी की डेथ नहीं होती। अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट if done or attempted to be done by a public servant acting in the good faith under the color of his office, though that act may not be strictly justifiable by the law। यहाँ से क्लियरली क्या मेंशन आउट हो रहा है, यहाँ से हमें स्पेसिफिकली क्लियरली मेंशन आउट हो रहा है कि ऐसी एक्ट अगेंस्ट वेयर देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर नॉर्मली बंदा पुलिस वाला है, पुलिस वाला अगर अपनी जुडिशल कैपेसिटी में या कुछ भी उसको जुडिशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग या किसी भी अपनी ऑफिशियल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वो कुछ एक्शन ले रहा है, उसको के अगेंस्ट अगर आप कुछ करते हैं, फॉर एग्जांपल मर्डर करके भागा हुआ है, ठीक है, और वो उसको मारने के लिए या उसको पकड़ने के लिए कन्विक्ट को या एक्यूज को फायर करता है, तो अगर आप वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस नहीं ले सकते भैया। अब आते हैं, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉजेज द अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ऑफ द ग्रीवियस हर्ट if done or attempted to be done by a public servant acting in a good faith under the color of his office, though that direction may not be strictly justifiable by the law। There is no right of private defense in case in which there is time to have recourse to the protection of the authorities। ये कौन सी, ये यहाँ से एक्सेप्शंस आ गई है आपकी, कि अगर आपके पास टाइम है, टाइम बचता है आपके पास कि आप अथॉरिटी के पास जाकर अपना कुछ कर सकते हैं या अपनी प्रोटेक्शन ले सकते हैं, तो उस भी केस में आपके पास कोई भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन नंबर, एक्सटेंट टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज्ड। अब इससे पहले हम पढ़ते हैं एक्सटेंट कहाँ तक इस राइट को एक्सरसाइज किया जा सकता है। The right of private defense in no case extended to inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense। Explanation 1. A person is not deprived of his right of private defense against an act or attempted to be done by a public servant as a servant unless he knows or reason to believe that the person doing the act is a such public servant। भैया सिविल ड्रेस में है पुलिस वाला, आप एक्यूज हैं, आप मर्डर करके भागे हैं, ठीक है, आपको कैसे पता होगा कि ये सिविल ड्रेस में है तो ये पुलिस वाला ही होगा, या फिर कोई आपको ये लग रहा है कि तो अननोन बंदा है और उठाया आपके आगे बंदूक चला रहा है आपके ऊपर या कुछ आपको मारने के लिए वो फायर कर रहा है, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में अगर आप वापस काउंटर अटैक में फायर करते हैं और पुलिस वाले का हार्म या पुलिस वाले की डेथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 99 का डिफेंस मिल जाएगा आपको। क्यों, उधर आपको नॉलेज नहीं थी कि दैट इज अ पब्लिक सर्वेंट वर्किंग अंडर हिज कलर ऑफ ऑफिस। अब आते हैं भैया एक्सप्लेनेशन 2 पे। A person is not deprived of his right of private defense against an act or attempted to be done by the direction of the public servant unless he knows or has reason to believe that the person doing the act is by such direction, or unless such reason such person states the authority under which he acts, or if he has authority in writing unless he propose such authority if demanded। मतलब बेसिकली क्या है, दोनों एक्सप्लेनेशन से हम क्लियरली मेंशन है कि अगर आपको पता है कि बंदा जो है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, उसके पास ऑर्डर्स हैं जिससे कि वो ऐसा काम कर रहा है, तो आपके पास प्राइवेट डिफेंस का अधिकार बन जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो,
और अगर आपको पता है कि भैया वो पुलिस वाला है और वो अपने जुडिशियल कैपेसिटी या ऑफिशियल कैपेसिटी या एज पर अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट काम कर रहा है, तो आपके पास उसके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने का अधिकार नहीं है। सेक्शन नंबर 100 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ये 5-6 सिचुएशंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन हमारा पुट ऑन हो जाता है। When the right of private defense of body extends to causing death, right of private defense बॉडी का डेथ तक कब पहुंच जाता है? अब सामने वाला आपको ऊपर चक्कू लेके आ रहा है और ये लग रहा है कि भैया वो इंटेंशनली आपको मारेगा, तो उसकी डिफेंस में अगर आप कोई एक्ट करते हैं या उसकी को फायर कर देते हैं, तो इन दैट सिचुएशन आपकी का जो अधिकार है वो डेथ तक पहुंच जाता है। ग्रीवियस हर्ट की सिचुएशन। थर्ड इज़ द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप। अगर कोई लड़की है और उससे को ये पता लग रहा है कि सामने वाला बंदा एजॉल्ट कर रहा है विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग अ रेप, ठीक है, तो उसके पास अधिकार है, क्या है अधिकार, कि वो सामने वाले बंदे की डेथ कर सकती है। एंड असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग नेचुरल लस्ट एंड असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन। अगर कोई आपको ये लग रहा है कि भैया सामने वाला बंदा आपको किडनैप या अबडक्ट करेगा, क्या करेगा, किडनैप और अबडक्ट कर सकता है, तो आपको सेक्शन 100 का आपकी एक्ट का को क्या है डिफेंस मिल जाएगा। अब आते हैं इसकी 6th पे। अगर कोई बंदा आपको लग रहा है कि रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है, किसी कमरे में आपको कैद कर दिया और आपके पास कोई रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी या रीज़नेबली कॉज नहीं है कि आप पब्लिक अथॉरिटी के पास जाकर अपने आप को रिलीज़ करवा सकें, तो उस केस में भी आपके पास अधिकार है कि आप सामने वाले बंदे को की डेथ करते हैं किसी एक्ट से, तो आपको सेक्शन 100 का डिफेंस मिल जाएगा। एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड और अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड। अगर एसिड अटैक से रिलेटेड या अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा आपके ऊपर अटैक करेगा, एसिड से एसिड फेंक सकता है, तो इन दैट सिचुएशन यू आर हैविंग द राइट ऑफ सेक्शन 100 और आपकी एक्ट को जो है किस चीज़ का डिफेंस मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा सेक्शन 100 का डिफेंस। ये जो 7 सिचुएशंस हैं इनसे हमारा प्री में 110% एक क्वेश्चन पुट ऑन होता ही होता है। ये चाहे आपका हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, एनी स्टेट। इसमें एक केस लॉ है छुअर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड है, इसको अपने बैरेट पे लिख लीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। इससे फर्दर वीडियो मैं जल्द ही आपके चैनल पर लेकर आऊँगी। तब तक साथ बनाए रखें, पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा साधन है जो हमें मंजिल तक पहुँचाएगा। ऑल द बेस्ट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे onwards. Thank you.